बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नर्न हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग फाइनली सीज़ फायर हो गया, मामला DGMOs की गुफ्तगू भी हो गई, मामला आगे चल पड़े हैं, ज़िंदगी नॉर्मल होना स्टार्ट हो गई है दोनों ममालिक के दरमियान। ऑब्वियसली जहाँ पर डिफीट आती है वहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस भी लेकर आती है। तो हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए, हिंदुस्तान के अवाम के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी पॉलिसी शिफ्ट्स और बहुत सारी नई बहस जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप हेडलाइंस देखें तो वहाँ पर भी मामलात कुछ डिफरेंट नहीं हैं। यहाँ पर भी पॉलिसी शिफ्ट और उसके ऊपर एक दो फिर से चीज़ें ज़ेर बहस हैं। मतलब एक जो बुनियादी नुक्ता हिंदुस्तान जिसके ऊपर बड़ी बहस कर रहा है वो ये है राहुल गांधी की 2022 वाली स्पीच असेंबली के फ्लोर से खड़े होकर जो उन्होंने की थी, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब मोदी सरकार का सिर्फ एक ही टारगेट था या एक ही टारगेट होना चाहिए था, एंड दैट वाज कि किसी भी तरह से चाइना और पाकिस्तान को करीब ना आने दें। और इनकी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा फेलियर ये है कि चाइना और पाकिस्तान बहुत करीब आ चुके हुए हैं। 2022 की तकरीर थी उसका, खैर वी न्यू दैट बीइंग पाकिस्तानी कि हमारा चाइना कितना करीबी दोस्त है, सी पैक हमारे उनके साथ इकट्ठे प्रोजेक्ट्स हमारे अंदर, पाकिस्तान के अंदर चाइना की इज्जत, उनकी वर्क फोर्स का यहाँ पे होना, मेगा प्रोजेक्ट्स उनका लगाना, सो हमारे लिए तो चाइना वॉज ऑलवेज देयर। लेकिन शायद हिंदुस्तान ने उसका प्रैक्टिकली जो नमूना है या वो 2025 में इस रिफ्ट में या इस डॉग फाइट के अंदर देखा कि कैसे चाइनीज एयरक्राफ्ट और पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट एंड दे ऑल फ्लू टुगेदर, और कैसे राफेल गिरे एंड एवरीथिंग। लेकिन ये एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक बहुत बड़ा एक कह लीजिए ब्लॉक बनने जा रहा है, जिसके ऊपर बहस राहुल गांधी तब किया करते थे और मोदी ने शायद तब पाकिस्तान और इस बढ़ते हुए ब्लॉक को रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, इस तरह के जो सारे अमेरिका जिनको कॉर्नर करने की कोशिश में बैठा हुआ था, उन ममालिक को उभरते हुए देखना शायद मोदी को नज़र नहीं आया। खैर इसके अंदर अब इस सारे टॉपिक के ऊपर चाइना, रशिया, इंडिया एक नई बहस का आगाज़ होगा, और वो बहस प्रोडक्टिव होती है, डिस्ट्रक्टिव होती है, वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चलेगा। लेकिन फॉर राइट नाउ पूरी हिंदुस्तानी कौम जो है वो मोदी का गिरेबान पकड़े हुए। अपोजिशन का तो काम ही गिरेबान पकड़ना होता है, मतलब गिरेबान एज इन पकड़ना कि सवाल करना हुकूमत से। लेकिन जो सवाल अपोजिशन कर रही थी वो मोदी के अपने वोटर सपोर्टर भी आज दिस मोमेंट कर रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न कि अपोजिशन हैमरिंग कर रही है, और उसके बाद अब एक लंबी यात्रा का आगाज़ कर दिया गया बीजेपी की जानिब से कि जी पूरे दुनिया की यात्रा की जाएगी बीजेपी की जानिब से, और वो लोगों को, वोटर्स को एंगेज करके उनको बताएंगे कि व्हाट हैपेंड इन द वॉर। लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि दिस इज़ एंड ऑफ बीजेपी एंड दिस इज़ एंड ऑफ मोदी। ये यहाँ पर जो शिद्दत पसंदी का, इंतहा पसंदी का, जंग का जुनून का सफ़र जो था वो यहाँ पर मुझे लगता है ख़त्म हुआ। और अब आगे इसके शायद कांग्रेस और बाकी जो सियासी जमातें हैं जिनको बड़ी देर होगी मौका नहीं मिला इंडियन नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, मे बी उनको एक मौका यहाँ पर आकर मिल जाए अगर वो इसको ठीक तरह से, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर टाइमिंग होती है, एक्सप्लॉयटेशन होती है, अगर वो ठीक तरीके से एक्सप्लॉयट कर जाते हैं तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। आगे चलिए, तो अब पाकिस्तान के अंदर हुकूमत और अपोजिशन और इनके किरदार के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। जंग तो ख़त्म हो गई, इसके बाद आगे ये कर क्या रहे हैं, आज की खबरें, हेडलाइंस क्या थी और आज की खबरों का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर होगा, ज़रा उससे बात करते हैं। आज दो इंटरव्यूज़ आप बड़े एक्सपेक्ट कीजिएगा, दो बड़े इंटरव्यूज़ आएंगे हुकूमत की जानिब से। एक इसाक डार साहब जो हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, एक उनका इंटरव्यू इंटरनेशनल मीडिया को आएगा, और एक अता तारड़ साहब का इंटरव्यू इंटरनेशनल मीडिया को आएगा। ये दोनों इंटरव्यूज़ की बाज़गश्त है, हेडलाइंस पाकिस्तान के अंदर उस इंटरव्यू के कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स और या कुछ खबरें जो उस इंटरव्यूज़ के अंदर से हैं उसके ऊपर हेडलाइंस बनना स्टार्ट हो गई हुई हैं। सो आज किसी भी टाइम पे स्काई न्यूज़ और BBC को आप ये दो इंटरव्यूज़ बड़े जो हैं ये एक्सपेक्ट कीजिएगा। मतलब कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया को टारगेट किया है। पाकिस्तान अपनी बात, अपना नैरेटिव सीज़ फायर के बाद जंग के अंदर क्या हुआ, हिंदुस्तान की पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद और कहाँ कहाँ पर वो गलत है, कहाँ कहाँ पर उनकी पॉलिसीज़ प्रोवोक करने वाली हैं पाकिस्तान और इस खत्ते के लोगों को, ये इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जाकर पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रख रहा है। अब किस हद तक कामयाब होते हैं, किस हद तक कामयाब नहीं होते, ये हम बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, जब इंटरव्यूज़ तफसीलन आ जाएंगे फिर उसके बाद बात करेंगे। बट इस स्पेस को जो पाकिस्तानी मीडिया या हमारा डोमेस्टिक मीडिया, लोकल मीडिया जो है, इसमें जो स्पेस बची थी उस स्पेस को, क्योंकि एक चीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, जंग स्टार्ट होने से पहलगाम से बाद से जब तक जंग जीती नहीं है, सीज़ फायर अनाउंस नहीं हुआ, नवाज शरीफ साहब ने कोई गुफ्तगू कहीं पर कोई नहीं आई उनकी, कोई ट्वीट भी नहीं आया उनका। सीज़ फायर हो गया तो उसके बाद ये आ गया कि आपको मुबारक हो, और फिर उसके बाद लोगों ने PMLN के लोगों ने स्टेटमेंट्स देना स्टार्ट कर दी थी नवाज शरीफ की रहनुमाई के अंदर
इसके ऊपर भी तनकीद करने वाले लोग तनकीद कर रहे हैं। पहले वो लोग जो कह रहे थे कि नवाज शरीफ बोलता नहीं है इस सारी जंग के अंदर, मैं भी उन लोगों में से हूँ, नाकिदीन में से हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई नवाज शरीफ को बोलना चाहिए था, खुल खुलाकर हिंदुस्तान के मोदी के खिलाफ स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, ना बाय नेम देनी चाहिए थी, खुल खुला के यार वी आर एट वॉर, हालत जंग में। अब कुछ लोग उसी नवाज शरीफ के ऊपर ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये जंग के अफेयर्स में कैसे इन्वॉल्व था, ही इज नोबडी, वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं था, वो तो हुकूमत नहीं था, तो ये कैसे इन्वॉल्व था जंग के अफेयर्स के अंदर। खैर नाकिदीन जो है वो किसी भी हाल में खुश नहीं रहते, लेकिन नवाज शरीफ के ऊपर इस एस्पेक्ट के ऊपर तनकीद बिल्कुल जायज़ थी कि वो इस सारे हालात वाक़यात के अंदर बिल्कुल खामोश थे। पूरा शरीफ खानदान ही वैसे तो बिल्कुल साइलेंट था। मोदी का नाम या डायरेक्ट बीजेपी का नाम या डायरेक्ट उस तरह की कोई तगड़ी स्टेटमेंट नहीं आई थी उनकी जानिब से। बहरहाल आगे चलते हैं। अब वो जो स्पेस लोकल मीडिया के अंदर खाली थी, उस स्पेस को कैश आउट करने की या मिल्क करने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नदीम अफजल चंद साहब, शहरी रहमान साहिबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने अब से कुछ देर पहले एक बड़ी तफसीलन लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बाकायदा उसको पीछे से बना के लाए हैं बैकग्राउंड के, हाउ जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं उन्होंने स्टार्ट किया एटॉमिक प्रोग्राम पाकिस्तान का, फिर मिज़ाइल्स के ऊपर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद की काविशें, वो सारी बात करके बनाकर लाकर उन्होंने एंड में यहाँ पर रखा कि जनाब अब आगे पीपल्स पार्टी ही है जो इस मुल्क का फ्यूचर है और पीपल्स पार्टी ही है। मतलब ऑब्वियसली इस सारे नैरेटिव बिल्डिंग का ये मकसद होता है ना कि प्रोजेक्ट किया जाए कि पीपल्स पार्टी अपने अवाम के साथ बड़ी राब्ते में है और उनके इश्यूज़ जो है उनको डायरेक्टली एड्रेस कर रही है। तो वो एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे कुछ देर पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने की। ये स्पेस उनको नून लीग ने दी है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। नून लीग गायब है। मुझे वो दिन याद पड़ते हैं कि जब इमरान खान साहब के किसी केस का फैसला आता था तो हमारे मोहतरम वज़राए हज़रात जो हैं, वज़रा हज़रात, वो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन तीन, मतलब पूरा सेट बन के आता था कि ये अकेला करेगा, तुम 2 करोगे, तुम 3 करोगे, तुम 5 करोगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। वो वज़रा साहिबान इस जंग के मामले के ऊपर मोदी सरकार के ऊपर उस तरह नहीं बरस रहे, उस तरह नज़र नहीं आ रहे स्क्रीनों के ऊपर। जो यके बाद दीगरे आ जाते थे, वो नज़र नहीं आ रहे एट दिस मोमेंट। पता नहीं ये कोई पॉलिसी है, मुझे नहीं इसके ऊपर पता कि बहुत डेप्थ में मुझे इसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, या शायद अभी सीज़ फायर को गुजरते हुए या जो गारंटर हैं इस सारे मामले के, उन्होंने हुकूमत को कहा हुआ है, दोनों गवर्नमेंट्स को कि यार हाथ थोड़ा रखना है तुसी। उन्होंने तो बेचारों ने, हिंदुस्तान ने तो हाथ थोड़ा ही रखना है जंग आ रहे में। तो आप जंग जीते हुए हैं, लेकिन आप भी फिर भी आखिर वो जोश और वो तकारीर और वो जो मोमेंटम और वो जो एनर्जी इमरान खान के खिलाफ आती थी, वो इस दफ़ा नज़र नहीं आ रही उस तरह मीडिया के ऊपर। सो दैट इज़ द रीज़न कि पीपल्स पार्टी जो है वो उस टाइम को कैश कर रही है। पीपल्स पार्टी उसको आके मैक्सिमम मीडिया की अटेंशन ले रही है और आई थिंक दैट इज़ द राइट मूव। आपको स्पेस मिलती है, आप उस स्पेस को कैश करते हो। कश्मीर इशू के ऊपर आज पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बड़ी खुलकर बात की कि जब तक कश्मीर का डिस्प्यूट सॉर्ट आउट नहीं होता, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हालात आगे चल नहीं सकते। और मैं इस बात से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ। आपका जब तक बुनियादी मसला, जब तक आपकी जड़ मसाइल की हल नहीं होती, आप आगे चल ही नहीं सकते। आप जितना भी चीख लो, चिल्ला लो, मोदी जी कुछ भी कर लें, पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, डायलॉग कर लें, अब तो वो 3-3 टॉपिक्स बन गए हैं ना, वॉर ऑन टेररिज्म, वाटर, इंडस वाटर ट्रीटी एंड कश्मीर इशू। तो अब तो 3-3 हमारे डिस्प्यूट्स हिंदुस्तान के साथ बन गए हैं। आई होप है ना, प्रे कि ये डिस्प्यूट्स जो हैं ये इंशाल्लाह सॉर्ट आउट हो जाए, वरना हालात मज़ीद गंभीर होते जाएँगे, मज़ीद गंभीर होते जाएँगे, क्योंकि हिंदुस्तान को ये जो रिसेंट डिफीट है, ये पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोज़ करके रख दिया हिंदुस्तान को इस डिफीट ने। सो बौखलाए हुए लोग, हारे हुए लोग किसी भी हद तक चले जाते होते हैं। वो किसी भी किस्म के एक्सट्रीम स्टेप्स लेने से फिर बाज़ नहीं आते। मैंने तो डर लगदा है किधरे मोदी अपने आप गोली ना मार ले इस डिफीट तो। बस यकीन माने कि जो डेस्परेशन का लेवल है और जिस कदर ह्यूमिलिएशन हुई है, जिस कदर पूरी दुनिया के सामने जग हँसाई हुई है उस मुल्क की, कि जो खुद को एशियन टाइगर और राइजिंग इंडिया और व्हाट नॉट, क्या-क्या लेबल खुद से वो सेल्फ प्रेज़िंग के अंदर नहीं लगाते थे अपनी ज़ात के ऊपर। तो हाँ, पर आई होप एंड प्रे कि वो कोई एक्सट्रीम कदम ही ना मोदी जी ले लेन किधर अंदर बड़न ते ठक फारिग। चलो जी। आखिर में एक चीज़ आपने नोटिस करनी है, जंग जब से ख़त्म हुई है, पूरी दुनिया जंग पे बात कर रही है। बीबीसी, स्काई न्यूज़, सीएनएन रिपोर्ट कर रहा है, इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, 2 एटॉमिक पावर्स एट वॉर थी, इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है। हमारे पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। उनके कुछ ट्विटर हैंडल्स, उनकी जमात के तहरीक इंसाफ के जो वोटर सपोर्टर हैं, उनकी कुछ ट्वीट्स के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। मैंने पिछले ब्लॉग के अंदर भी तफसीलन बात की इसके ऊपर। जज्बात में बहकर लोग कुछ कह भी जाते हैं, मतलब ये नहीं है कि वो गद्दार हैं। लेकिन कुछ ट्वीट्स इस तरह की हैं कि जो बिलो द बेल्ट हैं, या वो टाइमिंग ठीक नहीं थी, शायद नहीं की जानी चाहिए थी। लेकिन एट द सेम टाइम
शायद वो हालात वाक़यात इतने कन्फ्यूजिंग थे कि हम अटैक बैक कर रहे हैं, हम कब कर रहे हैं, हिंदुस्तान हमारे बॉर्डर्स के अंदर आ गया है। सो वो एक बड़ी जज्बाती सी सिचुएशन थी पूरी कौम की। इसमें सिचुएशन को एक चीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, एक नुक्ता सिद्दीक जान साहब ने उठाया, हमारे भाई ने, और बड़ा बारीक नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा डीजी आईएसपीआर आते हैं, पूरी कौम का, डिजिटल मीडिया वॉरियर्स का, नौजवानों का शुक्रिया अदा करते हैं, कोई अलग नहीं करते कि जिन्होंने ट्वीट्स नहीं किए हमारे हक में, जो हिंदुस्तान को वहाँ पर कहते रहे कि वो घुस गए हैं, हमें क्रिटिसाइज करते रहे, उन्होंने कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया। अता तारड़ साहब ने रात को मंसूर अली खान साहब के इंटरव्यू के अंदर किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को अप्रिशिएट किया है। राना सनाउल्लाह साहब की रीसेंट स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज पार्टी, हमें उनसे कोई कंप्लेंट नहीं है, वो हमारे साथ खड़े रहे इस जंग के माहौल में, हम अप्रिशिएट करते हैं उनको। तो फिर ये कहाँ से प्रोवोक किया जा रहा है, फिर ये कहाँ से नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जनाब तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत के साथ नहीं थी, वो वफाज पाकिस्तान के साथ नहीं थी, और रियासत और कौम के साथ नहीं थी। इसमें सिद्दीक ने बहुत बारीक, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि बड़ा बारीक नुक्ता उठाया सिद्दीक के बकौल, और वो नुक्ता उनका बिल्कुल समझ आता है, ठीक समझ आता है कि ये जो फ़ौज के खुद साख्ता तर्जुमान बने हुए लोग हैं ना, जिनका रोज़गार ही सिर्फ नफ़रत का है, जिनका रोज़गार सिर्फ इमरान खान को गाली देना, बुरा भला कहना, तहरीक इंसाफ को रगेदना, तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपोगंडा करना, ये उन लोगों ने ये लाइन ली है। ये बड़ी बारीक लाइन है, और उन लोगों ने ये लाइन खुल खुलाकर ले ली हुई है, और वो इसके ऊपर अमल पैरा है। इसमें किस हद तक सक्सेसफुल होते हैं, किस हद तक सक्सेसफुल नहीं होते, वो बात की बातें हैं। अभी तक के लिए हुकूमती पॉलिसी में शिफ्ट आएगा, ऑब्वियसली हुकूमत भी तभी तक है जब तक तहरीक इंसाफ और फौज के डिफरेंसेस हैं, वी ऑल नो दैट। ये बड़ी मोटी सी बात है, पाकिस्तान के अंदर सियासत का ये एक बड़ा आजमूदा सा फार्मूला है। सो हुकूमत भी कभी नहीं चाहेगी कि तहरीक इंसाफ के और फौज के हालात नॉर्मल हों, लेकिन 2019 के अंदर बज़ाहिर जो एक सफ़ा था, अंदर खाते क्या हो रहा था, वी ऑल नो दैट। मुझे यहाँ पर सियासत को बहुत वो नहीं उठाना, मुझे सियासत के अंदर इंटरनली क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, मुझे वो नहीं उठाना। मुझे सिर्फ ये उठाना है, हालत जंग के बाद कौम मुत्तहिद है, अल्लाह का वास्ता इसको मुत्तहिद रहने दीजिए, इसको मत चीर फाड़ कीजिए, दोबारा से मत इनको डिवाइड कीजिए, मत इन लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कीजिए। ये इकट्ठे रहना चाहते हैं तो इनको इकट्ठे रहने दें, ये बड़ा गोल्डन चांस है। और इसी तरह इकट्ठे रहते हुए अपने मुल्क के बुनियादी, जमहूरियत के बुनियादी मसाइल जो है ना, आपके सिस्टम के, आपकी जुडिशरी के बुनियादी मसाइल जो हैं, आपकी लॉलेसनेस के, आपके आइन के, कॉन्स्टिट्यूशन के जो बुनियादी मसाइल हैं, उनके ऊपर बात कीजिए। 26वीं यानी तरमीम के ऊपर बात कीजिए, 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर बात कीजिए। उन तमाम मसाइल ने जिसने मुल्क को रोक दिया हुआ है, उनसे आगे मुल्क को लेकर चलने की बात कीजिए, और उसका सलूशन भी आपके पास यही यूथ है। ये बड़े ज़हीन लोग हैं, ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ये आइन कानून के दायरे के अंदर रहकर हर बंदे को काम करने की जहाँ तरगीब देते हैं, वहीं पर आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑल दैट यू नीड इज़, यू नीड टू बिलीव इन देम, यू नीड टू ट्रस्ट देम। और ये सिर्फ हमारे जो सिर्फ लफ्ज़ी गोलाबारी से आगे निकल कर कुछ प्रैक्टिकली करने की ज़रूरत है। उस प्रैक्टिकली अगर हम कुछ स्टेप्स ले लें तो यकीन मानिए चीज़ें बहुत तेज़ी से बहुत बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को ऐसी हंसता बसता हमेशा रखे, आबाद रखे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और ये जंगों शंगों से जहाँ पर हमारी जान छूटी है, वहीं पर इंटरनल जंगों से भी जान छूट जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।